नमस्कार, न्यूज 89 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पंजाब ने दायर किया था मामला। 2021 में गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का किया था विस्तार। ज़ोंबी वायरस को लेकर वैज्ञानिकों ने जारी की चेतावनी। 48,500 साल पुराना वायरस फैला सकता है कोरोना से भी बड़ी आपदा। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण ज़ोंबी वायरस हो सकते हैं फिर से जिंदा। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा मरणोपरांत भारत रत्न। जननायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। ऐतिहासिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर। खबरों में आगे नजर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर इस बुलेटिन को आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अब विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। 11 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया था और एक अधिसूचना जारी की थी। तीनों राज्यों में से केवल एक राज्य ने इस पर आपत्ति जताई थी। यह राज्य कोई और नहीं बल्कि पंजाब था। पंजाब सरकार ने 1 साल बाद गृह मंत्रालय के इस कदम को चुनौती दी थी। अब जाकर सुप्रीम कोर्ट पंजाब में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर विवाद पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में अंतिम सुनवाई अगले 4 सप्ताह में शुरू होगी। तो चलिए समझते हैं पूरी खबर को। सबसे पहले ये समझते हैं कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र क्यों बढ़ाया गया। देखिए, बीएसएफ का गठन 1968 में सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के लागू होने के बाद किया गया था। बीएसएफ के मकसद की बात करें तो इसका मकसद पड़ोसी देशों के साथ लगी भारत की सीमाओं को सुरक्षित करना है। इसके अलावा बीएसएफ के पास और भी काम हैं, जैसे इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम जैसे कई कानूनों के तहत गिरफ्तार करने, तलाशी लेने, जब्ती करने का अधिकार इत्यादि है। बीएसएफ अधिनियम की धारा 139(1) भी जान लीजिए। यह धारा केंद्र सरकार को भारत की सीमाओं से सटे हुए एक ऐसे क्षेत्र को नामित करने की अनुमति देती है जहां बीएसएफ के सदस्य किसी भी अधिनियम के तहत अपराध को रोकने के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना से पहले बीएसएफ पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में सीमा के अंदर 15 किलोमीटर तक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। फिर बाद में केंद्र ने इसका विस्तार कर दिया था। अब बीएसएफ सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर तक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इस बड़े क्षेत्राधिकार के भीतर बीएसएफ केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। दूसरे अन्य केंद्रीय कानूनों के लिए अभी भी 15 किलोमीटर की सीमा बनी हुई है। 2021 में ही सरकार ने बताया था कि अब बीएसएफ की सीमा का यह विस्तार तस्करों के ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के बढ़ते उपयोग के जवाब में किया गया था। ऐसे ड्रोन्स लंबी दूरी की क्षमता वाले होते हैं और इनका इस्तेमाल निगरानी, नकली मुद्रा और हथियारों की तस्करी में किया जाता है। सरकार ने यह भी बताया है कि तस्कर अक्सर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के बाहर शरण लेते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि पंजाब ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहां बीएसएफ की सीमा का विस्तार किया गया है, क्योंकि राजस्थान में 50 किलोमीटर की सीमा पहले से ही लागू थी और गुजरात में अधिकतर क्षेत्र को 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया था। अब सवाल यह है कि पंजाब ने इसे चुनौती क्यों दी। पंजाब राज्य सरकार ने दिसंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ मूल मुकदमा दायर किया था। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 131 पर नजर डालेंगे तो आप इसके तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच हुए विवादों में सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि इस तरह से मामले किसी भी अन्य अदालत को छोड़कर सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ही दायर किए जा सकते हैं और इन पर सुनवाई की जा सकती है। अब यह भी समझिए कि पंजाब का क्या तर्क है। पंजाब सरकार ने दावा किया है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कानून बनाने की राज्य की विशेष शक्तियों से समझौता करेगा। किन मामलों पर? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों पर। ये शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राज्य की सूची की प्रविष्टि 1 और 2 में प्रदान की गई हैं। पंजाब ने यह भी दावा किया है कि अधिसूचना किसी भी संबंधित राज्य से परामर्श किए बिना जारी की गई थी। अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे संघवाद पर सीधा हमला भी कहा था।
पंजाब राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि 50 किलोमीटर की सीमा विस्तार के चलते पंजाब में बड़ी संख्या में शहर और कस्बे बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जबकि गुजरात और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहुत कम आबादी है, जिसमें मुख्य रूप से दलदली भूमि या रेगिस्तान है। इसलिए बीएसएफ में अधिकार क्षेत्र में अधिकांश जगह कम आबादी वाला ही है। आपको बता दें कि वर्तमान में पंजाब सरकार के अलावा किसी अन्य राज्य ने इसको चुनौती नहीं दी है। हालांकि अधिसूचना जारी होने पर पश्चिम बंगाल ने इसका विरोध किया था। अब चलिए जानते हैं कि वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। अदालत यह तय करेगी कि क्या बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने वाली अधिसूचना मनमाने तरीके से दी गई थी या इसके पीछे कोई वैध कारण भी थे। इसके अलावा अदालत यह भी निर्धारित करेगी कि क्या यह अधिसूचना स्थानीय पुलिस की शक्तियों में हस्तक्षेप करती है और संविधान के तहत राज्य की शक्तियों का अतिक्रमण करती है। कमेंट करके इस मामले पर अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आपने ज़ोंबी वायरस का नाम सुना है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने ये एक नया अध्ययन किया है जो कि ज़ोंबी वायरस से रिलेटेड है। दरअसल 2014 में साइबेरिया में वैज्ञानिकों ने परमाफ्रॉस्ट में अनुसंधान किए थे। आपको बता दें कि परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी जमीन होती है जो हजारों सालों से बर्फ के नीचे जमी हुई है। जैसे अंटार्कटिका या आर्कटिक या ग्रीनलैंड जैसी जगहों पर परमानेंटली बर्फ पाई जाती है और इसके नीचे की जमीन बर्फ से आदिकाल से ढकी हुई है। यहाँ वैज्ञानिकों ने कई वायरस के नमूने इकट्ठे किए थे। वायरस के नमूने इकट्ठा करने के वैज्ञानिक उस समय हैरान रह गए जब वैज्ञानिकों को एक 48,500 साल पुराना वायरस मिला। वैज्ञानिकों की टीम के अनुसार परमाफ्रॉस्ट में हजारों वर्षों से दबे रहने के बावजूद ये जीवित वायरस अभी भी एकल कोशिका वाले प्राणियों को संक्रमित कर सकते हैं। दरअसल पिछले साल साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट से प्राप्त किए गए कुछ नमूनों का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा इन वायरसों से संबंधित जोखिमों को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया गया था। वैज्ञानिकों ने जिन वायरस को अलग किया था वे केवल अमीबा को संक्रमित करने में सक्षम थे और इनमें से मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य वायरस जो वर्तमान में परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए हैं मनुष्यों में बीमारियों को ट्रिगर करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर चेतावनी जारी की है कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट और अन्य स्थानों पर बर्फ की चादरों के नीचे दबे हुए वायरस बहुत खतरनाक हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से ज़ोंबी वायरस निकलने की संभावना है जो विनाशकारी वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति पैदा कर सकता है। ये वायरस कोरोना से बड़ी आपदा फैलाने में सक्षम है। इन वायरस के बारे में मनुष्यों के पास कोई जानकारी नहीं है और इन वायरस की एंटीबॉडी या वैक्सीन जैसी कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है। ये ऐसे वायरस हैं जो मनुष्यों को संक्रमित करने और एक नई बीमारी का प्रकोप शुरू करने की क्षमता रखते हैं। ये वायरस हजारों सालों से जमीन में जमे हुए हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है जिससे जमी हुई बर्फ भी पिघल रही है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने के कारण सदियों से सोए हुए ज़ोंबी वायरस फिर से जिंदा हो सकते हैं और दुनिया में तबाही ला सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल महामारी के खतरों का विश्लेषण उन बीमारियों पर केंद्रित है जो दक्षिण क्षेत्रों में उभर सकती हैं और फिर उत्तर में फैल सकती हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अन्य अलंकरणों के समान इस सम्मान को भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया था। इसके बाद 14 व्यक्तियों का यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। कर्पूरी ठाकुर 15वें व्यक्ति बन गए हैं जिनको यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही यह एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। गौरतलब है कि पहला भारत रत्न 1954 में दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले 49वें व्यक्ति बन गए हैं। चलिए अब बात करते हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की।
आपको बता दें कि यह कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी वर्ष है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में भी जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए सम्मान, आत्मसम्मान और विकास को सुरक्षित रखने के संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में पितौंझिया गांव में हुआ था। इस गांव को अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और इसके लिए ये कई बार जेल भी गए थे। कर्पूरी ठाकुर 1988 में अपनी मृत्यु तक विधायक बने रहे। हालांकि कर्पूरी ठाकुर 1977 में सांसद बने थे, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए सहानुभूति लहर के बीच 1984 में चुनाव वे हार गए थे। ठाकुर 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे थे। वो दिसंबर 1970 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार 6 महीने बाद गिर गई। यह जून 1977 में फिर से इस पद पर आए, लेकिन पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और लगभग 2 वर्षों में सत्ता खो दी। ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा लागू की गई आरक्षण नीति के कारण उन्होंने सत्ता खो दी थी। कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक प्रचलित किस्सा यह भी है कि जब वे 1952 में पहली बार विधायक बने तो उन्हें ऑस्ट्रिया के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के लिए चुना गया था। उनके पास कोट नहीं था और उनके एक दोस्त से फटा हुआ कोट उधार लेना पड़ा था। जब यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो की नज़र फटे हुए कोट पर पड़ी तो उन्होंने ठाकुर को एक नया कोट उपहार में दिया था। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को उनके कई निर्णयों के लिए भी जाना जाता है, जैसे मैट्रिक परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप से हटाना, शराब पर प्रतिबंध लगाना, सरकारी अनुबंधों में बेरोजगार इंजीनियरों के लिए अधिमान्य व्यवहार करना और ऐतिहासिक आरक्षण प्रणाली पर निर्णय लेना। यह आखिरी निर्णय था जिसका बिहार के साथ साथ देश पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। दरअसल जून 1970 में बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग ने फरवरी 1976 की अपनी रिपोर्ट में 128 पिछड़े समुदायों का नाम दिया, जिसमें से 94 की पहचान सबसे पिछड़े के रूप में की गई थी। ठाकुर की जनता पार्टी सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ने 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें से ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जातियों के गरीबों को 3% मिला था। आप सोचिए कि यह फैसला यह केंद्र सरकार द्वारा EWS कोटा लाने से काफी पहले लिया गया था। हालांकि कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला उन्हें महंगा पड़ा, उनकी सरकार गिर गई और उन्हें ऊंची जातियों का बड़ा विरोध देखने को मिला। राजनीतिक तौर पर भी आरक्षण नीति लाने के इनके फैसले को जल्दबाजी के तरीके पर देखा गया, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान इन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार या अराजकता का कोई छोटा सा भी आरोप नहीं लगा है। कमेंट करके बताइए कि क्या आज भी कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा प्रासंगिक है। अगर आप जीव जंतुओं में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा या नोटिस किया होगा कि दुनिया भर में कुछ जानवरों का आकार बढ़ता गया है, जबकि कुछ जानवरों का आकार छोटा होता चला गया है। उदाहरण के लिए अलास्का के घोड़े, क्रिप्टोडिरन कछुए और आइलैंड की छिपकलियां समय के साथ छोटी होती गईं। ये एक रहस्य था, लेकिन इस रहस्य को वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन के द्वारा सुलझा लिया है। कम्युनिकेशंस बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में जानवरों के विकास का सिमुलेशन करने वाले कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हुए इस बात की पहचान की गई है कि क्यों कुछ जातियां धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। अध्ययन में कहा गया है कि समय के साथ जानवरों का आकार 2 प्रमुख पारिस्थितिक कारणों पर निर्भर करता है। पहला, प्रजातियों के बीच संसाधनों के लिए सीधी और तीखी प्रतिस्पर्धा, और दूसरा, पर्यावरण से विलुप्त होने का खतरा। शोध का नेतृत्व करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र वैज्ञानिक ने कहा है कि जिस तरह हम यहाँ रहते हैं उसके आधार पर हम गर्म या ठंडे मौसम के अनुकूल होने की कोशिश करते हैं। शोध से पता चलता है कि जानवरों का आकार बड़ा या छोटा हो सकता है और उसके पीछे आवास या पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसे स्थानों और समय में जहां भोजन और आश्रय के लिए विभिन्न प्रजातियों के बीच बहुत प्रतिस्पर्धा होती है, वहां जानवरों का आकार अक्सर छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रजातियां फैलती हैं और संसाधनों और प्रतिस्पर्धियों के वितरण के अनुकूल होती हैं। उदाहरण के लिए अलास्का के प्लेस्टोसिन घोड़े, जिनका समय के साथ आकार छोटा होता गया, ये घोड़े बर्फीले अलास्का में रहते थे। जलवायु और वनस्पति में बदलाव के कारण इनका आकार तेजी से घटा है। इसके साथ ही वहां सीधी प्रतिस्पर्धा कम होती है, वहां आकार बड़े हो जाते हैं। भले ही बड़े और संख्या में कम होने के कारण जानवरों को मरने का खतरा अधिक हो सकता है, जैसे कि डायनासोर के साथ हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि शोध दल ने कोप के नियम को चुनौती देकर अपना अध्ययन किया है।
कोप का नियम कुछ पशु समूहों की हजारों और लाखों वर्षों में बड़े शरीर के आकार विकसित करने की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। इस नियम का नाम 19वीं सदी के जीवाश्म विज्ञानी एडवर्ड कोप के नाम पर रखा गया था, जिन्हें जीवाश्म रिकॉर्ड में इस पैटर्न को पहली बार देखने का श्रेय दिया गया था। उदाहरण के लिए शुरुआती घोड़ों के पूर्वज छोटे कुत्ते के आकार के जानवर थे, जो विकासवादी समय के साथ इनका आकार बढ़ता गया। अंततः आधुनिक घोड़े की उत्पत्ति हुई। चलिए अब बारी है नजर डालने की आज के रैपिड न्यूज पर। एक्सरसाइज खंजर के 11वें संस्करण की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के बकलोह से हुई है। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ये दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और विशेष बल संचालन में अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। इसके अलावा यह अभ्यास साझा सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और अत्यधिक स्वदेशी रक्षा उपकरणों की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान करता है। हाल ही में भारत और मिस्र के बीच आयोजित होने वाले एक्सरसाइज साइक्लोन में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी मिस्र पहुंची है। यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है और 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन में महारत हासिल करना और दोनों पक्षों की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित होना है। इसके अलावा यह साझा सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यानी NFSU के 5वें अंतर्राष्ट्रीय एवं 44वें अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसी दौरान गृह मंत्री ने डिजिटल फॉरेंसिक केंद्र का भी उद्घाटन किया। यह केंद्र उन अपराधों को संबोधित करने में मदद करेगा जो प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से संचालित होते हैं, तथा यह सुरक्षा कर्मियों को साइबर अपराध के खिलाफ एक डिजिटल हथियार प्रदान करेगा। भारत ने जाम्बिया में तांबा खनन के अवसरों की पहचान करने के लिए उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि जाम्बिया के पास विश्व के तांबे के भंडार का लगभग 6% है और 2022 में तांबे के उत्पादन की दृष्टि से 8वें स्थान पर था। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका यह नाम ज़ाम्बेज़ी नदी के नाम पर पड़ा है। यह एक लैंडलॉक देश है जिसकी सीमा 8 देशों से लगती है, जिसमें शामिल हैं अंगोला, बोत्सवाना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे। 24 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम लर्निंग फॉर सस्टेनेबल पीस यानी स्थायी शांति के लिए सीखना रखी गई है। यह दिन शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका के महत्व को बताता है और इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मूल्य और प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आपको बता दें कि इसे मनाए जाने की घोषणा 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी तथा 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की खबरों पर आधारित बनने वाले प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, एक्सरसाइज खंजर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एक्सरसाइज खंजर के 11वें संस्करण की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के बकलोह से हुई है। यह भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही हैं या दोनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, कोप का नियम किससे संबंधित है? कुछ पशु समूहों की हजारों और लाखों वर्षों में बड़े शरीर के आकार विकसित करने की प्रवृत्ति से, जलवायु परिवर्तन से होने वाली पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान से, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बनाए गए नियमों से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आइए एक नजर डालते हैं कल बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। पहला प्रश्न पूछा था, भारत सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 2014, 2015, 2019 या फिर 2017? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2014। अगला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे विलिंगडम द्वीप से संबंधित गलत कथन को चुनिए। यह द्वीप केरल में अवस्थित वेम्बनाड झील का ही एक हिस्सा है। यह एक प्राकृतिक द्वीप है। यह वेंडुरुथी ब्रिज द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इसका नाम लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर रखा गया, जो कि भारत में ब्रिटिश वायसराय थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।